हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीबीएसई स्पेसिफिक पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया 2022 सेशन के लिए, जो कि पहला आपका सेमेस्टर होने वाला है क्लास 10 के लिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का जो स्पेसिफिक पेपर है वो आज हम लोग पूरा सॉल्व करके देखेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरे सैंपल पेपर का आइडिया हो जाए। मैं माइकल दत्ता, आप लोग देख रहे हैं गणित मैथमेटिक्स। अब हर सवाल होगा सॉल्व। तो पहले हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट को क्विकली समझ लेंगे और डायरेक्टली चले जाएंगे स्पेसिफिक पेपर में। उसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो ताकि आपको पता लगे कि हम लोग को 40 और 40 कैसे लाना है। ठीक है, चलिए तो पहले फॉर्मेट को समझते हैं। देखिए, तो आपका जो ये सैंपल पेपर है बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला सेक्शन है सेक्शन ए, जिसमें आप लोग को 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 16 करना है, एनी 16। तो मतलब 20 एमसीक्यूज में आपको कोई भी 16 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन बी। ना सेक्शन बी में भी आपको 20 एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, और इसमें भी फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, तो आपको कोई भी एनी 16 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है सेक्शन सी, जो कि है आपका केस बेस्ड एमसीक्यू। और केस बेस्ड में बेसिकली आपको 2 एमसीक्यू दिया हुआ होगा और एक केस बेस्ड क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस ईच। तो आपको इन 5 क्वेश्चंस में कोई 4 करना है, मतलब एनी 4। और यहाँ इस वाले में भी एनी 4 करना है। तो आपका पहले वाले में आपका 16 क्वेश्चन, मतलब 16 into 1, तो आपका हो गया 16 मार्क्स। दूसरे वाले में भी सेम फॉर्मेट है, 16 into 1, इसका मतलब 16 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का, और इसमें 4 मिला के आपका हो गया 8 क्वेश्चंस into 1 equal to 8। ठीक है, तो आपका हो गया 16 plus 16 plus 8, मतलब आपका हो गया 40। तो हमारा टारगेट है पूरा 40 में 40 लाने का। तो कैसे लाएंगे, इससे पहले हम लोग एमसीक्यू को देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, तो ये है हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो हमारे पास जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे यहाँ पे 3 सेक्शन है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो देखिए, पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पे क्या बोल रहा है, the ratio of the LCM and HCF of the least composite and the least prime number। least composite number हम लोग का क्या है, least composite number हमारा है 4। ठीक है, और least prime number हम लोग का हो रहा है 2। तो इन दोनों का हमको एलसीएम और एचसीएफ पहले निकालना है। तो 4 और 2 का एलसीएम हमारा हो जाना चाहिए 4, और एचसीएफ फिर हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, तो 4 और 2 का अगर हम लोग करेंगे रेशियो, तो इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया 2/1, मतलब हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो 2:1 यहाँ पे ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच the lines 5x plus 7y equal to 3 and 15x plus 21y equal to k coincides। तो हम लोग दो लाइन अगर कोइंसाइड करते हैं तो उसका कंडीशन हम लोग को पता है क्या होता है। वहां पे द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं फिर, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 divided by 15, that will be equal to 7/21, और वो आपका इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर इस साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा -3 divided by -k। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर किसी भी एक को कैंसिल करेंगे तो आता है मेरा 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 3/k। अगर हम -1 को कैंसिल करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k मेरा आ जाएगा 9। ठीक है, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, और 9 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, तो मेरा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि गर्ल वॉक्स 200 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। मतलब मान लीजिए अगर ये मेरा पॉइंट है तो मैं 200 मीटर्स में जा रहा हूँ ईस्ट की तरफ। ठीक है, और देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ से फिर मैं 150 मीटर नॉर्थ जाता हूँ। मतलब कुछ ऐसा होगा मेरा फिगर। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब हमको ये निकालना है। तो सिंपल है, हमको पता ही है कि इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन का 90 है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बस सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो ये जो साइड होगा क्या हो जाए, उसका वैल्यू इज बी स्क्वायर रूट ऑफ 200 का स्क्वायर और 150 का स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, हो जाएगा ये 40,000।
ठीक है, और 150 का हो जाएगा 225, 15 स्क्वायर होता है 225, और बस पीछे 2 जीरो लगा दीजिए। तो ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 62500। अब 625 हम सबको पता है कि ये 25 का स्क्वायर है, और 2 जीरो का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो अब इसके 100 का 10 हो जाएगा, मतलब ये होना चाहिए 250 मीटर। देखिए 250 यहाँ पे है, ऑप्शन बी है, तो मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन क्लियर है, बाकी हम लोग उसके बाद और फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर, स्क्रीन को मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ मैं। 3 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी कंटिन्यू करते हैं 4 से। चलिए, क्या बोल रहा है 4 में कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 24 एंड 32। तो लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड क्या होना चाहिए रोम्बस का। ठीक है, रोम्बस का हम लोग एरिया का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो क्या होगा हाफ इंटू 24 इंटू 32। आप कर दीजिए कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 इंटू 32, उसको रहने दीजिए वैसे ही। और अगर हम लोग हाफ इंटू नहीं, आप अगर रोम्बस का दूसरा, मतलब रोम्बस तो बेसिकली पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का कि बेस इनटू हाइट, वो यूज कर सकते हैं। तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोम्बस का साइड ही होगा बेस, तो रोम्बस का जो साइड है वो यहाँ पे क्या है, वो हमको फिर निकालना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो अगर मान लीजिए ये मेरा अगर रोम्बस है, तो ऑब्वियसली डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, रोम्बस में हमको पता है। तो एक डायगोनल अगर 24 है तो उसका हाफ हो जाएगा मेरा 12, और दूसरा है 32 तो उसका हाफ हो जाएगा 16, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं साइड निकालना चाहूँ रोम्बस, तो वो क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये मेरा साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर मेरा हो जाता है कितना 144, और 16 स्क्वायर हो जाता है मेरा 256। तो इसका सम करेंगे तो होगा 400, और 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। तो मतलब मेरा कितना हो गया साइड रोम्बस का 20 हो गया। ठीक है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एरिया है इज सेम एज बेस इनटू हाइट। तो बेस मतलब मेरा हो गया रोम्बस का साइड जो कि है 20, और ऑल्टीट्यूड को मान लीजिए h मान लेते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं, तो h क्या हो जाएगा, फिर h हो जाएगा 12 इंटू 32/20। ठीक है, तो यहाँ पे बस 2 को कैंसिल कीजिए, 10 को रहने दीजिए, इजी होता है कन्वर्ट करने डेसिमल में, अगर नीचे 10 का पावर रहे तो हो जाएगा मान लीजिए 6। सो मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ 32 को, तो ये हम लोग का हो जाना चाहिए फिर 192, नीचे था 10, मतलब ये होना चाहिए 19.2, और यूनिट जो भी था आपका वहां पे, यहाँ पे क्या था सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर होगा। तो 19.2 सेंटीमीटर देखिए ऑप्शन डी में है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। Two fair coins are tossed. What is the probability of getting at most one head? बहुत ही सिंपल सम, ये ऐसे सम आप बहुत कर चुके हैं। तो 4 केसेस होता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, तो एटमोस्ट अगर वन हेड हमको चाहिए, मतलब हमको कौन कौन से केसेस कंसिडर करने हैं जहां पे हम लोग का एक हेड आता है और उससे कम आता है, मतलब 0 हेड वाले केस को भी हमको लेना है। तो व्हेन 1 हेड वाला केस हो गया ये और ये, और 9 हेड का केस हो गया टेल टेल, मतलब टोटल 3 केसेस हो गए आउट ऑफ 4, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए 3/4, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR जो है ये सिमिलर दिया हुआ है। इफ AM एंड PN आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ दीस टू ट्रायंगल्स, तो AB स्क्वायर और PQ स्क्वायर का रेशियो दिया हुआ है 4:9। ठीक है, अब देखिए अगर AB स्क्वायर इज टू PQ स्क्वायर 4:9 है, तो AB इज टू PQ फिर मेरा कितना हो जाएगा, बस स्क्वायर रूट कर देना है, तो ये हो जाएगा 2:3। तो हमको निकालना क्या है एम और पीएन का रेशियो। अब हम सबको पता है कि अगर कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो साइड का जो रेशियो होता है वो ऑल्टीट्यूड्स के रेशियो के साथ इक्वल होता है, मतलब ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो भी क्या होगा, यही होगा। इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए 2:3, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे होगा हमारा करेक्ट। ठीक है, क्लियर, ओके। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7 में देखिए यहाँ पे एक सिंपल रिलेशन दिया हुआ है कि ट्वाइस साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा है 2, तो हमें बीटा का बस वैल्यू निकालना है। तो सिंपली आप इसको पहले तो कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कॉस स्क्वायर बीटा को आप साइन स्क्वायर बीटा में कन्वर्ट कीजिए, तो फॉर्मूला के हिसाब से होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है ट्वाइस साइन स्क्वायर बीटा -1 एंड प्लस साइन स्क्वायर बीटा जो कि है इक्वल टू 2। तो ट्वाइस और
वंस साइन स्क्वायर बीटा अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा थ्राइस साइन स्क्वायर बीटा, और -1 को उस साइड में लेके जाइए तो हो जाएगा 2 + 1 3, मतलब आपका साइन स्क्वायर बीटा हो गया 1, मतलब साइन बीटा आपका क्या हो गया 1 हो गया। और कौन सा साइन का, कौन सा एंगल का साइन का वैल्यू 1 होता है 90 का, तो मतलब आपका बीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो मतलब आपका आंसर हो जाएगा 7 का पार्ट बी। ठीक है, सिंपल है, बस आपको जो भी कंसेप्ट आपने सीखा बस उसको जस्ट डायरेक्टली अप्लाई करना है, ज्यादा इसमें कुछ सोचना है नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट है, आपको 90 मिनट्स में पूरे पेपर को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम सारे क्वेश्चन करेंगे डिस्कस, बट जनरली आपको फर्स्ट सेक्शन में आउट ऑफ 20 कोई भी 16 करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन दिस आर, तो इनके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे। देखिए सिंपल सी बात है, तो अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसका मतलब है आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n के फॉर्म में होगा, मतलब प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए सिर्फ 2 और 5, और ये कहाँ पे है, ये इसका मतलब हो गया आपका सी वाला ऑप्शन 2 और 5। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बस थियोरी का कंसेप्ट यूज करना है, तो आपको अगर थियोरी पता है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि द लाइन x इक्वल टू a, तो अगर मान लीजिए हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो x इक्वल टू a कहीं पे भी हो सकता है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, कहीं मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ ये वाला लाइन है, ठीक है, और y इक्वल टू b, तो y इक्वल टू b कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए कि इंटरसेक्टिंग होंगे, पैरेलल होंगे, ओवरलैपिंग हो कि नन ऑफ दिस। ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग आप देख सकते हैं, दोनों इंटरसेक्ट तो करेंगे ही, तो मतलब ये होना चाहिए आंसर इसका 9 का ए। ठीक है, सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। The distance of the point this from the origin, बहुत ही सिंपल, origin का कोऑर्डिनेट होता है 0 0 और इसका -5, बस सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, तो होगा 0 -1 मतलब +5 हो गया का होल स्क्वायर, और 0 - 6 का होल स्क्वायर मतलब -6 का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा ये 5 स्क्वायर 25 और 6 स्क्वायर हो जाएगा 36, मतलब क्या होना चाहिए फिर ये स्क्वायर रूट, इसको ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 61। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 61 मेरा ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ये होगा मेरा डिस्टेंस, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। बोल रहा है कि a स्क्वायर इज 23/25, तो a क्या होगा इन चारों में से। देखिए अगर a स्क्वायर 23/25 है तो आप a का वैल्यू पहले निकालिए, तो a का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 23 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो कि होता है 5। मतलब देखिए अब ऊपर वाला आपका क्या है इररेशनल है, ठीक है, रूट 23 प्राइम नंबर होता है, तो मतलब रूट 23 आपका इररेशनल हो गया, और नीचे 5 तो रैशनल है, तो इररेशनल रैशनल का हम डिवीजन करें तो क्या होना चाहिए आंसर, इररेशनल होना चाहिए, मतलब इसका आंसर हो जाएगा मेरा 11 का बी, मतलब इररेशनल। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो स्क्रीन को मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ नीचे, आगे देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12 से, हम लोग फिर करेंगे कंटिन्यू। चलिए तो नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्या बोल रहा है देखिए कि एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है हमको, एक्स का वैल्यू बहुत सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग बहुत कर चुके हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के साथ सेम होता है। यहाँ पे दो नंबर है x और 18। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम का वैल्यू जो है 36 सब्स्टिट्यूट कीजिए, एचसीएफ का वैल्यू है 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, और राइट साइड में है x into 18, तो 18 को डायरेक्टली 36 से कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स, आपका x कितना आ गया 4, मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 4 कहाँ पे है ऑप्शन सी, तो आपका ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तो tan ए हमको अच्छा थोड़ा मान लीजिए इसको बना ही लेते हैं फिगर, तो ये मान लीजिए मेरा एबीसी ट्रायंगल है, बी पे राइट एंगल है। ठीक है, तो tan ए मेरा कितना दिया हुआ है, tan ए दिया हुआ है मेरा √3, हम लोग को निकालना है ये। ठीक है, अच्छा पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि अगर tan ए √3 दिया हुआ है तो कौन से tan का वैल्यू मेरा, कौन से एंगल का tan का वैल्यू, स्टैंडर्ड का वैल्यू मेरा √3 होता है। हम सबको पता है कि tan 60 का मतलब a तो मेरा हो गया 60 डिग्री। अब देखिए b तो 90 दिया ही हुआ था, a हो गया मेरा 60 डिग्री, तो c कितना हो जाएगा फिर 30 डिग्री। तो तीनों एंगल हमको पता लग गए। अब यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा, cos a मतलब cos 60 into cos c मतलब cos 30 डिग्री, माइनस साइन ए हो गया साइन 60 और साइन आपका c हो गया साइन 30, तो बस सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज, और क्या cos 60 कितना होता है, cos 60 आपका हो जाएगा हाफ, cos 30 हो जाएगा आपका √3/2, sin 60 हो जाएगा √3/2, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हाफ, साइन
साइन 60, हाँ साइन 60 √3/2 और यहाँ पे साइन 30 हाफ, मतलब बेसिकली आपका हो गया सेम यहाँ पे दोनों, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 आएगा, तो 0 यहाँ पे ऑप्शन बी में है, तो इसका मतलब आंसर हो गया मेरा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले में। If the angles of a triangle are in the ratio 1:1:2, तो हमको इस चीज का वैल्यू निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तीनों एंगल हमको बताया हुआ और ये भी बोला है कि सी सबसे बड़ा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम रेशियो कांसेप्ट यूज करेंगे, तीनों एंगल डायरेक्टली निकालेंगे। देखिए एंगल ए मेरा क्या हो जाएगा फिर 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 + 2 मतलब हो गया 4 इंटू 180 डिग्री सम होता है, एंगल सम होता है हमको पता है, तो डिवाइड कीजिए क्या आ गया 45 हो गया। जब एंगल बी देखिए 1:1 मतलब ए और बी हमारा सेम है, तो बी भी मेरा 45 ही होगा फिर, और फिर एंगल सी तो बचा आप कितना 45 और 90 मतलब लास्ट वाला 90 होना चाहिए, तो सी हो जाएगा मेरा 90। अब बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो सेक ऑफ ए मतलब सेक ऑफ 45 डिवाइडेड बाय कोसेक ऑफ बी मतलब कोसेक ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, माइनस tan ए मतलब tan 45 बाय cot 45, बस सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू को, तो सेक 45 cos 45 होता है √2, तो ये हो जाएगा मेरा 1/√2, ठीक है। अच्छा cos 45 होता है 1/√2 मतलब sec 45 होना चाहिए √2, ठीक है, सॉरी √2 होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब डिवाइडेड बाय cosec 45, तो sin 45 में था 1/√2, तो cosec 45 भी √2 ही होगा, और यहाँ पे आपका tan 45 होता है 1, तो cot 45 भी 1 ही होगा, तो देखिए कैंसिल कीजिए तो 1 - 1 मतलब ये आंसर कितना होना चाहिए 0, मतलब पहला वाला आपका आंसर होगा, ठीक है सिंपल। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमको अपना कामनेस जो है वो मेंटेन करना है, हड़बड़ी नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, थोड़े सर के लिए गलत हो गया तो आपको फिर बाद में बहुत बुरा लगने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिमाग को ठंडा रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। The number of revolutions made by a circular wheel of radius 0.7 meter is rolling a distance of 176 meter, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या करना है पहले व्हील का आपको रेडियस पता है तो सर्कमफरेंस इजीली निकलेगा, तो सर्कमफरेंस अगर मैं बोलूं आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2πr, ठीक है, तो कितना हो जाएगा फिर आपका 2 × 22/7 और 0.7 मतलब इसको आप फ्रैक्शन में 7/10 कर दीजिए, ठीक है, तो 7 7 कैंसिल कीजिए, और इसको भी आप फर्दर कैंसिल कर सकते हैं, और या फिर चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत कुछ है नहीं, वैसे कैंसिल कर सकते हैं, 5 तो आ जाएगा 22/5, ठीक है, तो ये आ गया, और मेरा पूरा डिस्टेंस कितना है 176 मीटर्स, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा कुछ नहीं, बस टोटल डिस्टेंस से इस वाले को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको पता है एक रिवोल्यूशन में सर्कमफरेंस कवर होता है, ठीक है, तो मतलब मेरे को जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए उसके लिए मुझे टोटल डिस्टेंस जो कि 176 डिवाइडेड बाय करना है 22/5, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना फिर 176 इंटू 5/22, देखिए 11 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 टाइम्स, और ये हो गया आपका 1 टाइम और 6 टाइम, ठीक है, और फिर और दोबारा जाएगा ये 8 टाइम्स, तो 8 × 5 40, तो 40 रिवॉल्यूशंस होने चाहिए, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ओके क्लियर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं ताकि हम लोग को इजीली बाद में समझ में आए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, तो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पे 15 तक हम लोग कर चुके हैं, हाँ, तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में नेक्स्ट, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, टाइम को भी हमें दिमाग में रखना है, उस हिसाब से करना है। देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल हमको बोला गया है ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, चलिए तो क्या बोल रहा है ए बी सी हो गया मेरा ये, डी ई एफ ये बस रैंडम एक फिगर बना रहे ताकि रिलेट कर सके, तो देखिए ए बी दिया हुआ है 3, बी सी दिया हुआ है 2 और सी ए दिया हुआ है 2.5, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को ई एफ दिया हुआ है 4, तो हम लोग को बोल रहा है कि डी एफ का पेरीमीटर निकालना है, तो हमको पता है सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं और प्रोपोर्शनल का रिलेशन सेम होता है, तो पहले देखिए इन दोनों को कंपेयर कीजिए, तो बीसी मेरा 2 है, ईएफ है 4, मतलब ट्वाइस है, इसका मतलब क्या हर एक साइड डीएफ का हर एक साइड एबीसी के हर एक साइड का ट्वाइस होना चाहिए, मतलब मेरा डीएफ कितना हो जाएगा एसी का ट्वाइस होगा, मतलब हो जाएगा 5, और मेरा डी कितना हो जाएगा ए बी का ट्वाइस मतलब हो जाएगा 6, तो अगर मुझे डी एफ का पेरीमीटर चाहिए तो बस तीनों साइड को ऐड करेंगे, तो होता है 6 + 4 + 5 मतलब हो जाएगा 15, तो 15 मेरा आंसर सही है, तो इसका मतलब हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी, ओके सिंपल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, तो डी और बीसी पैरेलल है, हमको यहाँ पे एडी दिया हुआ है, बीडी दिया हुआ है और बीसी दिया हुआ है, और हमको निकालना है डीई, तो हम लोग सिमिलरिटी वाले कंसेप्ट में जाएंगे, देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब छोटा वाला और बड़ा वाला देखिए सिमिलर है, क्योंकि एक तो आपका
एंगल कॉमन है और दूसरा आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ए से तो आप डायरेक्टली बोल ही सकते हैं कि दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर अगर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि AD by AB इज इक्वल टू DE by BC, ठीक है ना। तो अब AD देखिए हमको दिया हुआ है 3। अच्छा, AB अगर निकालना है तो मैं AD और DB को ऐड कर सकता हूँ। तो AD है 3, BD है 4, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है। और D तो हमको निकालना है, पर BC दिया हुआ है 14, तो ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका डी हो जाना चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर मेरा कौन सा है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए यहाँ पे 4 tan बीटा 3 दिया है, तो इसका वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल टाइप का सम है, आप कुछ नहीं करना है आपको, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिवाइड कर दीजिए cos बीटा से, ठीक है। तो आपका फिर ये वाला जो पहला टर्म है आपका हो जाएगा 4 sin बीटा बाई cos बीटा, मतलब हो जाएगा 4 tan बीटा माइनस, और यहाँ पे cos बीटा कैंसिल होके हो जाएगा 3। नीचे भी उसी तरह से आपका होगा 4 tan बीटा प्लस 3। तो 4 tan बीटा 3 है, आपको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3, तो न्यूमरेटर आपका 0 हो रहा है, तो ओवरऑल भी 0 ही होगा, मतलब आंसर हो गया मेरा ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। One equation of a pair of dependent linear equation is minus 5x plus 7y equal to 2। अच्छा, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन का पहले मतलब समझिए। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास ऐसा एक लाइन है और दूसरा लाइन कुछ ऐसा है, मतलब उसी के ऊपर ही है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, लाई करते हैं, एक लाइन दूसरे पे लाई करता है, तो उसको हम लोग डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। तो इसका मतलब कुछ नहीं, मतलब कोइंसिडेंट वाला जो हमारा केस था वही है, तो कोइंसिडेंट में जो हम लोग के पास जो कंडीशन था वही यूज करना है, ठीक है। तो आपको बस एक ऐसा आपको लाइन देखना है जिसका रेशियो इसके साथ कोएफिशिएंट का सेम होगा, ठीक है। तो कौन सी वाले इक्वेशन के लिए ऐसा हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, लास्ट वाला इक्वेशन फॉलो कीजिए। -5 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो रहा है? -हाफ। फिर 7 डिवाइडेड बाय -14 फिर से होगा -हाफ, ठीक है। और फिर आप 2 है तो 2 डिवाइडेड बाय -4 भी आपका होता है -हाफ। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। A letter of English alphabets is chosen at random. What is the probability that it is a letter of the word mathematics? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स में पहले तो देखिए कि अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं, ऑब्वियसली विदाउट रिपीटेशन देखेंगे। तो MATHE, MAT दोबारा रिपीट हो रहा तो नहीं लेना है, उसके बाद आता है IC और S, मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। और फेवरेबल हो गया मेरा 8। टोटल इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं 26, तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4/13, मतलब मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका सेक्शन ए हम लोग का हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन को क्लियर करके अब बढ़ते हैं सेक्शन बी में, ठीक है। चलिए सेक्शन बी के जो सम्स है वो भी एमसीक्यू नॉर्मली है, पर थोड़े से अलग टाइप के सम्स है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा दिमाग इसमें थोड़ा सा और ज्यादा लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं फिर। अच्छा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। If the sum of two numbers is 1 to 15 and their HCF is 81, then what are the possible pairs that we can have here? ठीक है, देखिए इसको ध्यान, इसको इसमें घबराने है, समझिए है। देखिए पर थोड़ा अलग से सोचना होगा। देखिए दो नंबर का सम, दोनों दोनों नंबर्स के सम हमको दिया हुआ है और बोला गया कि HCF 81 है। तो अगर मेरा दो नंबर का HCF, मतलब जो मेरे पास दो नंबर्स हैं उनके अगर HCF 81 है, तो एक बात तो क्लियर है ना कि ये दोनों नंबर जो है वो 81 के मल्टीपल्स हैं। तो मान लीजिए दोनों को अज्यूम कर लेते हैं, एक को अज्यूम करते हैं 81x और दूसरे को अज्यूम करते हैं 81y, ठीक है, मल्टीपल्स हैं तो कर सकते हैं अज्यूम। अच्छा, इन दोनों का जो सम है वो 1 to 15 है, मतलब 81x plus 81y आपका हो गया 1 to 15। तो कॉमन लीजिए, x plus y हो जाएगा 1 to 15 by 81, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए। देखिए कैंसिल करेंगे तो आपका होना चाहिए 15, ठीक है, 15 होगा, 15 टाइम्स इज डायरेक्टली डिविजिबल। तो x plus 5y आपका 15 हो गया। तो ऐसे कौन कौन से पेयर्स होंगे जिनका कि ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा? तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि अगर ये जो मैं एक्स और वाई जो दो पेयर की बात कर रहा हूँ, ये पहले तो एक दूसरे के साथ प्राइम होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसका कुछ मतलब बनता नहीं, तो ऑब्वियसली इसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर्स हैं जिनके सम होगा, जिनके सम
होने चाहिए 15 और दो एक दूसरे से प्राइम होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर मैं पहला नंबर 1 लूं तो दूसरा मैं लूंगा 14, ठीक है, 1 और 14 एक पेयर हो गया। फिर अगर मैं 2 लेता हूं तो उसके साथ नेक्स्ट हो जाएगा 13, ठीक है, ये हो गया। अच्छा 3 और 12 नहीं हो सकता क्योंकि प्राइम नहीं है। नेक्स्ट आता है 4, सो 4 11 हो गया। नेक्स्ट 5 और 10 हो नहीं सकता। फिर आपका 6 और 9 हो नहीं सकता, ठीक है। फिर 7 और 8 हो गया। बाकी आप अगर जाते जाएंगे तो आपको फिर वो जो पेयर्स मिलते जाएंगे वो रिपीट होते जाएंगे। तो यही आपके 4 पेयर्स हैं। तो ये मतलब आंसर हो जाएगा आपका 4 यहाँ पे, ठीक है। चलिए नीचे एक ग्राफ है तो इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि गिवन बिलो द ग्राफ द टू इक्वेशंस ए बी एंड सी डी, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। तो ए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस एंड द लाइन x इक्वल टू 0, ठीक है। मान लीजिए मैं थोड़ा सा इसको पहले स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, नहीं तो आपको क्वेश्चन पूरा क्लियरली दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये है मेरा क्वेश्चन, ये ऑप्शंस आपको अभी शायद से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आप। तो मुझे इसका मतलब है बेसिकली मेरे को इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब इसके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करेंगे। देखिए हाइट, देखिए ये हो गया आपका हाइट। तो कहाँ पे है, यहाँ पे सी यहाँ पे है। तो ये हाइट होगा कितना, 2 यूनिट्स, देख सकते हैं 2 यूनिट्स है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है, 6 आ रहा है यहाँ पे। तो मतलब मेरा बेस हो गया 6, हाइट हो गया 2, मतलब एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 6 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। सो 22 का आंसर हो जाएगा 6 क्वाड्रेंट्स। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 22 के बाद चले आएंगे बाकी के क्वेश्चंस में। चलिए 23 से हम लोग फिर से दोबारा स्टार्ट करते हैं। चलिए 23 देखते हैं, ठीक है। देखिए 23 में क्या बोल रहा है कि tan अल्फा प्लस cot अल्फा 2 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, सिंपल है। तो tan अल्फा प्लस cot अल्फा को हम लोग tan अल्फा के टर्म्स में लिख सकते हैं ऐसे, ये हो गया हमारा 2। तो अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो tan को पहले एलसीएम लेके तो ये आपको हो जाएगा 1 इक्वल टू ट्वाइस tan अल्फा, एक साइड में लेके आइए तो हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा माइनस ट्वाइस tan अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए बहुत जाना पहचाना फॉर्म लग रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म है, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर, ये 0 है, मतलब दोनों जो फैक्टर्स हैं सेम है। तो मतलब tan अल्फा का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, 1 होगा, ठीक है, 1 है। देखिए अब tan अल्फा 1 है तो cot अल्फा भी 1 ही होगा। तो ठीक है, आप अब tan अल्फा का कितना भी पावर ले लीजिए, 1 का जो भी पावर लीजिए आंसर तो 1 ही आएगा। तो cot का भी वही 1, तो मतलब ये हो जाएगा 2 हो जाएगा सम, मतलब आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए दो इक्वेशन दिया हमको, x प्लस y का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं है, सिंपल है, बस ऐड कर दिए दोनों को। तो ऐड कीजिए तो 217x प्लस 131x, ठीक है। क्या ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए फिर, 348 होगा, 348x। और y के भी अगर कोएफिशिएंट्स ऐड करेंगे, सेम कोएफिशिएंट्स ही है, बस रिवर्स किया हुआ है। तो मतलब ये भी आपका 348y ही आएगा और उधर आ जाएगा आपका 913 प्लस 827, ये ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1740, ठीक है। तो मतलब x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 348 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1740 बाय 348। ये डायरेक्टली डिविजिबल है 5 टाइम्स, तो मतलब x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 5, ठीक है। मतलब पहला ऑप्शन जो होगा वो मेरा करेक्ट होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्या बोल रहा है, the LCM of two prime numbers p and q is 221। अच्छा पहले बात तो प्राइम नंबर है। अच्छा तो फिर से हम वही वाला रिलेशन यूज करेंगे कि LCM into HCF जो है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के साथ इक्वल होता है। अच्छा तो यहाँ पे तो देखिए LCM तो मेरा 221 दिया हुआ है, अब दोनों प्राइम है तो इससे क्या होगा 1 होगा, तो मतलब 221 into 1 क्या हो जाएगा 221 ही होगा। अच्छा 221 को आप प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। देखिए अगर 221 को आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो पहला नंबर जो इसको डिवाइड करेगा वो होगा 13, जो कि 17 टाइम्स जाएगा, उसके बाद और कुछ होगा नहीं, बस यही दो है, ठीक है, फैक्टर्स। तो मतलब अगर देखिए इन दोनों का अगर प्रोडक्ट 221 है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ही 221 है, ठीक है। मतलब बेसिकली P और Q जो है वो यही दो नंबर्स है, क्योंकि और कोई प्राइम फैक्टर तो है नहीं, ठीक है। तो मतलब इनमें से एक होगा आपका P, एक होगा Q। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है कि P Q से बड़ा है, मतलब P होगा 17 और Q होगा 13। अब बस सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को,
सो 3p माइनस q हम लोग को निकालना है, तो हो जाएगा आपका 3 इंटू 17 माइनस 13, तो हो जाएगा 51 माइनस 13, तो जो कि आपका आंसर फिर उस हिसाब से अगर कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो फिर मेरा होना चाहिए कितना होगा फिर 38। तो 38 मेरा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। A card is drawn from a well shuffled deck of cards. What is the probability that the card drawn is neither a king nor a queen? Simple है, तो पहले देख लीजिए कि किंग और क्वीन के कितने केसेस हैं। किंग के आपके हो गए 4 केसेस, क्वीन के हो गए 4 केसेस। ठीक है, हर एक सूट में एक एक, तो टोटल कितने कार्ड्स हो गए 8 हो गए, तो ये हमको नहीं चाहिए। तो 52 कार्ड में से हम 8 का केसेस को हटा देते हैं, तो 52 माइनस 8 मेरा कितना हो जाएगा फिर 44, तो मतलब फेवरेबल केसेस हो गए 44 और टोटल है 52। ठीक है, अब बस कैंसिल कीजिए, 4 से कीजिए तो हो जाएगा 11/13, तो मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट। Two fair dice are rolled simultaneously. The probability that 5 will come up at least once. इसका मतलब दोनों डाइस में से एटलीस्ट वंस का मतलब आइदर किसी भी एक में आएगा या फिर दोनों में ही आएगा। दोनों केस को लेना है, एटलीस्ट वंस का बात बोल रहा है, मतलब या तो फिर कोई एक में 5 आ रहा है या दोनों में 5 आ रहा है। ओके, तो इन दोनों केसेस को लेना है। तो देखिए ये पॉसिबिलिटी इन केसेस में आएगा, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका 1 5 में आएगा, 2 5 में आएगा, 3 5 में आएगा, 4 5 में आएगा, देन 5 5 में आएगा और 6 5 में आएगा, यही केसेस है। और पहला वाला अगर 5 हुआ तो हो जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। तो 5 5 जो केस है वो तो रिपीट हो रहा है, तो उसको दो बार नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे। तो टोटल कितने केसेस हो गए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आपका हो गया 1 2 3 4 5, मतलब 6 + 5 टोटल 11 केसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आपका फिर आंसर क्या होना चाहिए 11 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 6 × 6 36, मतलब 11/36, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 + sin² अल्फा इज इक्वल टू थ्राइस sin अल्फा cos अल्फा। तो हम लोग को यहाँ पे बोलना है कि अच्छा cot अल्फा का हम लोग को वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग दोनों साइड को, मतलब ये जो रिलेशन मुझे दिया हुआ है ना, दोनों साइड को हम लोग डिवाइड कर देते हैं sin² अल्फा से। ठीक है, तो देखिए तो फिर पहला वाला हो जाएगा 1/sin² अल्फा प्लस sin² अल्फा डिवाइड बाय sin² हो जाएगा 1, और राइट साइड में अगर sin² अल्फा से मैं डिवाइड करूं तो हो जाना चाहिए थ्राइस cot अल्फा, क्योंकि sin अल्फा एक बार तो कैंसिल होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है लेफ्ट में, फिर cosec² अल्फा +1 इक्वल टू 3 cot अल्फा। ओके, अब cosec² अल्फा और cot² अल्फा का तो रिलेशन ही है, स्क्वायर रिलेशन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + cot² अल्फा। तो पूरा मेरा cot अल्फा के टर्म में आ गया, तो यहाँ पे उस वाले को इस साइड में लेके आएंगे, तो -3 cot अल्फा और +1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरा एक इक्वेशन बनना है यहाँ पे, तो हो जाएगा cot² अल्फा -3 cot अल्फा +2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो हो जाएगा cot² अल्फा -cot अल्फा, इसको ब्रेक कीजिए इस हिसाब से, एंड ट्वाइस cot अल्फा +2 इक्वल टू 0 कॉमन लीजिए, तो हो जाएगा cot अल्फा कॉमन जाएगा, तो आपका हो जाएगा cot अल्फा -1, और यहाँ से -2 कॉमन लीजिए तो आपका होगा cot अल्फा -1। तो आपके दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक हो रहा है cot अल्फा -1 और दूसरा हो रहा है cot अल्फा -2। तो cot अल्फा के दो पॉसिबल वैल्यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है 1 और एक हो रहा है 2, मतलब हमारा कौन सा आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2। ठीक है, क्लियर। चलिए तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को पहले क्लियर कर लेता हूँ और बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो 28 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, चलिए हाँ, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 29 में क्या बोल रहे हैं कि द वर्टिसेस ऑफ अ पैराग्राम इन ऑर्डर आर दीस फोर, देन x और y का वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ज्यादा सोचना है नहीं, मैं पहले आपको फिगर से आइडिया देता हूँ। इसमें अगर ज्यादा मुश्किल तरीके से सोचेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपको नहीं कर पाएंगे बेसिकली, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आएंगे और उसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वैसे सॉल्व करना भी बहुत दूर तक आपको सोचना होगा, तो वैसे नहीं करना है। आप बस एक छोटा सा काम कीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई तो करेंगे बट वैसे ऑपोजिट साइड्स, हर एक ऑपोजिट साइड्स के लिए नहीं,
की इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हैं फिर सॉल्व कर रहे हैं, वैसे नहीं। देखिए बस एक ही बार अप्लाई करेंगे, इन दोनों साइड को इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये वाला साइड जो है मेरा नोन साइड है, क्योंकि मैं इजीली वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखिए ठीक है, मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि एडी और बीसी दोनों सेम है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एडी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर। स्क्वायर में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट में होता है, तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले एडी का वैल्यू निकालते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट में कंसीडर नहीं कर रहा, तो हो जाएगा 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, और इस साइड में हो जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या 2 स्क्वायर मतलब 4 और 3 स्क्वायर मतलब हो गया आपका 9, और इस साइड में हो गया जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, कुछ करने का जरूरत नहीं है। मतलब हम लोग को यहाँ पे एक रिलेशन मिला है, क्या मिला है कि x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर, ये होगा मेरा 13। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हम लोग को पेयर्स यहाँ पे दिए हुए हैं ना, तो अब देखिए कौन सा पेयर इस कंडीशन को सैटिस्फाई, बस ये देखना है, जो करेगा सैटिस्फाई वही आपका आंसर होगा। चलिए पहला वाला करते हैं, तो यहाँ पे 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, मतलब 2 स्क्वायर हो गया 4, और 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13, सैटिस्फाई कर रहा है, मतलब पहला ही वाला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी हमको देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हमको दिया हुआ है, ठीक है, कि ये दोनों एंगल्स पहले तो इक्वल है, और यहाँ पे AC दिया हुआ है, AD दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं, एक बड़े वाले ट्रायंगल में और एक छोटे वाले ट्रायंगल में। ठीक है, अच्छा बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, अच्छा हम पहले तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है दोनों में कॉमन है, तो मतलब ये सिमिलर तो डायरेक्टली एंगल एंगल से हो ही रहा है, तो सिमिलर है। ठीक है, अब साइड्स को प्रोपोर्शनल कर देते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल कैसे करेंगे, देखिए एक साइड ऐसा ले रहे हैं जो एंगल के साथ एडजेसेंट है, और एक साइड ले रहे हैं जो एंगल के ऑपोजिट में है। ठीक है, तो पहले एडजेसेंट वाले एंगल्स साइड्स को लेते हैं। ठीक है, तो बड़े वाले के लिए एडजेसेंट साइड हो गया मेरे AC डिवाइडेड बाय छोटे के लिए मेरा एडजेसेंट साइड जो नोन है वो है AD। ठीक है, अच्छा दैट इज इक्वल टू, अच्छा अब जो ऑपोजिट में है, तो इस एंगल के ऑपोजिट में है AB, और छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल के ऑपोजिट में है AC, तो मेरा ऐसा हो गया रिलेशन, मतलब AC स्क्वायर हो गया इक्वल टू AB इंटू AD। अब देखिए वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, AC है मेरा 8, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा 64। अच्छा AB हम लोग को हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको लिख सकते हैं 3 प्लस BD, और AD तो हम लोग को दिया हुआ है 3, तो उसको आप वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर मेरा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा थ्राइस BD प्लस 9 इक्वल टू 64। ठीक है, मतलब मेरा थ्राइस BD हो गया 64 माइनस 9 मतलब हो गया 55, तो मेरा BD हो गया 55/3, और 55/3 देखिए यहाँ पे आंसर है C वाला ऑप्शन होगा, तो मेरा C वाला ऑप्शन होगा करेक्ट। ठीक है, तो स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर करते हैं और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में। ओके, देखिए क्या बोल रहे हैं, the equation of perpendicular bisector of the line segment joining the points A45 and B-2, 3। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग अपना स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। देखिए तो A और B को जो ज्वाइन कर रहा है उस लाइन का स्लोप तो हम लोग को इजीली मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे, स्लोप क्या हो जाएगा इस लाइन का, y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 5, और x2 माइनस x मतलब -2 माइनस 4, तो हो गया -2 बाई -6, कैंसिल करके आएगा मेरा 1/3। और जो परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है, तो ऑब्वियसली वो इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये वाला मिड पॉइंट उस लाइन पे आएगा, तो हम लोग मिड पॉइंट का इजीली कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो क्या होगा 4 माइनस 2/2 मतलब ये हो जाएगा 1, और y वाले पार्ट्स का एवरेज कीजिए, 5 प्लस 3/2 मतलब 8/2 हो गया 4, तो 1/4 इस लाइन का एक पॉइंट हमें मिलेगा। स्लोप भी हम लोग इजीली निकाल सकते, मान लीजिए इसका स्लोप है m, तो पता है कि परपेंडिकुलर लाइंस का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, उनका प्रोडक्ट -1 होता है, तो मतलब m इंटू 1/3 होगा -1, तो m कितना हो जाएगा -3, मतलब स्लोप पता चल गया, पॉइंट भी पता चल गया, तो इजीली निकाल सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो मेरा हो जाएगा y माइनस y1, यहाँ पे y1 मेरा है 4, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप है मेरा -3 इंटू x माइनस x1, x1 है 1, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पे -3x प्लस 3, तो हम लोग उसको बस अरेंज कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 3x प्लस y, ठीक है, और -7 इक्वल टू 0, सो 3x प्लस y -7 इक्वल टू 0 आपका हो गया ऑप्शन बी, आपका हो जाएगा करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि डी मिड पॉइंट है, हम लोग को निकालना है cot y by cot x, बस सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है। तो पहले y बड़े वाले ट्रायंगल में तो पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है, cot, ठीक है। cot का मतलब आपका क्या हो गया, आपका हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर उस हिसाब से सोचे तो बेस यहाँ पे क्या है, AC है, ठीक है, और आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, ठीक है। और कॉटेक्स का अगर सोचे तो छोटे वाले ट्रायंगल में तो आपका बेस तो AC होगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा CD। अब इसको रोटेट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा प्लस नेक्स्ट वाला रेशियो CD बाई AC, तो AC AC होता है कैंसिल, CD बाई BC आ रहा है, ठीक है। देखिए अब BC जो है वो तो CD का ट्वाइस है क्योंकि डी मिड पॉइंट है, तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ CD लिख सकता हूं। CD CD कैंसिल कीजिए तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हाफ हो जाएगा, इसका आंसर होगा हाफ, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। सो 32 तक आई होप कि क्लियर है सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, 32 तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 से देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि the smallest number by which 1/13 should be multiplied so that the decimal expansion terminates after 2 places, okay। सिंपल सी बात है कि अगर आपको 2 डेसिमल प्लेसेस टर्मिनेट करने वाला डेसिमल एक्सप्रेशन चाहिए तो मतलब मेरा डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। और अगर मुझे डिनोमिनेटर 100 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपली 100 बाई 13 से, क्योंकि इन दैट केस 13 बाई 13 और 13 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो मुझे मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे 100 बाई 13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। देखिए ये मेरा डायग्राम दिया हुआ है, हमको बस स्क्वायर जो है जो बीच में इंस्क्राइब्ड है उसका हमको साइड निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग टारगेट करते हैं इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है। देखिए 90 हो गया ये, क्योंकि स्क्वायर की वजह से उस साइड वाला एंगल भी लीनियर पेयर की वजह से 90 होगा, और ये वाला भी 90 है बिकॉज ऑफ द स्क्वायर, सेम कंसेप्ट। और ये दो जो एंगल्स हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये भी इक्वल होंगे, मतलब एक क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है। चलिए अब अप्लाई करते हैं, साइड्स को प्रोपोर्शनल करेंगे, मतलब एफ बाई डी जी हो जाएगा आपका एफ डी बाई जीई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए जो जो हमको पता है वो, अच्छा एक काम करते हैं, जो स्क्वायर का साइड है उसको हम x अज्यूम कर लेते हैं, तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स, अगर ये x है तो ये भी मेरा x होगा, तो ये भी x होगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर कीजिए तो आपका हो जाएगा ए एफ 16 माइनस एक्स, डी जी मेरा है x, एफ डी मेरा हो गया कितना, अच्छा ये आपका दिया हुआ है अच्छा यहाँ पे हाँ एफ डी मेरा एक्स ही है, और यहाँ पे जी मेरा हो गया 8 माइनस एक्स। आपको कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके नॉर्मली सॉल्व करना है। तो कीजिए यहाँ पे राइट साइड में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आप क्विकली कर सकते हैं, इसको इजी है। देखिए आपको अगर ये मल्टीप्लाई मैं करूँ तो मेरे 4 टर्म्स आने वाले हैं, जल्दी से आप इसको कर लीजिए। तो 4 टर्म्स आपके जो आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे, आपके आने से यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे 16 इंटू 8 हो जाएगा 128, और फिर इधर आएगा आपका माइनस 8x और माइनस 16x, ठीक है। तो एक्स का एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स टर्म्स को इस साइड में लेके आएगा, सम करेंगे तो हो जाएगा 24, सो 24x हो जाएगा आपका 128, ठीक है। तो x हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है, यही होगा। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, तो डिवाइड कीजिए तो इसका आपका 4 से कर सकते हैं 6 टाइम्स, और ये आपका हो गया 32, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 16/3, सो 16/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। जो पॉइंट पी है वो इन दोनों जो लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता है उसको k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब इसलिए p का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका होना चाहिए mx2 मतलब 9k प्लस nx1 मतलब -1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, और इधर हो जाएगा आपका my2 मतलब 8k एंड ny1 मतलब हो जाएगा आपका +3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ठीक है, हो गया।
और P इस वाले लाइन पे लाई करता है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सेटिस्फाई करना चाहिए। सो 9k - 1 by k plus 1 minus 8k plus 3 by k plus 1 plus 2 equal to 0। ठीक है, तो 2 को राइट साइड में लेके जाइए, इधर एलसीएम कर दीजिए, तो ये जाएगा आपका 9k - 1 minus 8k minus 3 and that is equal to -2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका k - 4 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इधर हो जाएगा -2k - 2, एक साइड में लेके आएगा आपका होगा 3k और 4 - 2 हो गया 2, मतलब k हो गया 2/3, मतलब ये आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको कर लेते हैं स्क्रॉल डाउन। अच्छा 35 तक हम लोग का हो चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। देखिए तो 36 में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये हमारा फिगर है, हमको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया दे देता हूँ। ये मेरा स्क्वायर है, तो ये हाफ, ये जो मिडवे है ना, ये देखिए ये मेरा क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग इजीली एरिया निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका रेडियस क्या होगा, साइड का हाफ, स्क्वायर के साइड का हाफ होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको निकालूं तो मेरा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, मतलब पाई के टर्म्स में ही रखना है पहले। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये पाई और आर स्क्वायर, मतलब आपका हो जाएगा ये साइड है 14, तो रेडियस होगा 777/2। अच्छा अब देखिए कैंसिल हो जा रहा है, तो कर देते हैं कैंसिल फिर। तो यहाँ पे ये हो गया 11 टाइम्स और एक यहाँ पे हो गया कैंसिल, तो आपका हो जाएगा 77। ठीक है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नीचे वाले पार्ट का सोचिए। अब नीचे वाला पार्ट में जो शेडेड पार्ट ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बस ये इस पूरे पार्ट से आप 2 क्वाड्रेंट को हटा दीजिए। अब 2 क्वाड्रेंट यहाँ पे है, तो इसका मतलब 2 क्वाड्रेंट तो एक सेमी सर्कल ही फॉर्म करेगा, तो जो हमको एरिया पहले से पता ही है। अब देखिए स्क्वायर का एरिया होगा 14 स्क्वायर, मतलब 196, और ये जो पूरा रेक्टेंगल ये स्क्वायर का हाफ है, तो होना चाहिए फिर मेरा 98। ठीक है, तो 98 से अगर मैं 77 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना होना चाहिए मेरा, फिर 21। तो मतलब ये वाला जो पार्ट है उसका एरिया हो गया 21। ठीक है, अब 77 ऊपर वाले पार्ट का पहले से निकला हुआ है, उसके साथ मैं 21 कर देता हूँ ऐड, तो मेरा कितना आ रहा है फिर 98, मतलब इसका आंसर हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 36 तक क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, पहले चल समझते हैं क्वेश्चन को, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, तो कुछ ओलंपिक रिंग्स है। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बस जल्दी से बोलता हूँ क्या दिया हुआ है। कि यहाँ पे आपको बोला है कि यहाँ पे जो हर एक सर्कल है वो सेम रेडियस का है, जो कि है 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे जो कॉर्ड आप देख रहे हैं बी कॉर्ड, ये इसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो जो डॉट डॉट जो टाइप यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे ये पूरे एरिया इसको हमको पूरा इसका जो एरिया है वो हमको निकालना है। तो देखिए मैं इसको एक आपको फिगर इलस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए पहला वाला सर्कल लेते हैं, मान लीजिए ये मेरा सेंटर है, और मान लीजिए मैं ऐसे ज्वाइन करता हूँ, ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा हो गया एक सेक्टर। तो सेक्टर का फॉर्मूला जो एरिया का होता है वो अगर मैं, तो मैं पहले बस ये वाला जो सेगमेंट है, बस ये वाला जो देखिए मैं रेड से शेड कर रहा हूँ, बस ये वाला सेगमेंट का एरिया पहले निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए, होना चाहिए 60। अच्छा और एक बात है कि ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो मतलब ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तो इसका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए तो फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो करते हैं सब्स्टिट्यूट। 60 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 1/6 पाई, और आर स्क्वायर, आर तो आपका 1 है, मतलब ये पाई बाई 6 होगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर फिर से 1। अच्छा और ये थीटा बाई 2 मतलब 60/2 हो गया 30, तो साइन 30 कॉस 30। ठीक है, तो हो गया पाई बाई 6 माइनस साइन 30 होता है हाफ, और cos 30 हो जाएगा √3/2, मतलब ये आ जाएगा पाई बाई 6 माइनस √3/4। ये एक सेगमेंट का हुआ। अब देखिए इस साइड में दूसरा सेगमेंट सेम एरिया का है, तो मतलब इस वाले का अगर मैं पूरा निकालना चाहूँ तो बस ट्वाइस करना है, तो हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ दिस। और ऐसा मेरे पास चार, टोटल 4 है। ठीक है, और 3 है, तो बस किस में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 टाइम्स ऑफ दिस, मतलब मेरा सही आंसर होगा लास्ट वाला ऑप्शन जो कि है 8 टाइम्स ऑफ दिस। ये हमारा आंसर है। ठीक है,
चलिए 38 तक हो गया क्लियर। चलिए अब चलते हैं आगे। अच्छा 37 तक हम लोग क्या, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग को क्या करना है। अच्छा तो बोल रहा है कि 2 और हाफ जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो पी और आर का वैल्यू जो निकालना है, बहुत ही सिंपल। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम लोग सम ऑफ जीरोस लगाते हैं। तो 2 प्लस हाफ मतलब ये हो गया 5/2, ये माइनस बी बाई ए के साथ इक्वल होना चाहिए, मतलब माइनस 5/p के साथ इक्वल होना चाहिए। तो कैंसिल हो जाएगा 5, तो p हो जाएगा मेरा -2। ठीक है, और दूसरा वाला मतलब प्रोडक्ट वाला यूज करते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट होता है 1 और ये होना चाहिए c बाई ए से इक्वल। तो यहाँ पे c है r, a है p, मतलब r और p हो गया सेम, मतलब दोनों का वैल्यू हो जाएगा -2। तो मेरा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा देखिए यहाँ पे एक सर्कल का सर्कमफरेंस दिया हुआ है 100। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को और बोल रहा है कि साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, मतलब ऐसा सर्कल है, ये होगा मेरा स्क्वायर। तो देखिए समझिए कि अगर ये जो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो ऑब्वियसली डायमीटर के साथ इक्वल है, तो मैं पहले डायरेक्टली डायमीटर निकालता हूँ। तो 2πr दिया हुआ है 100, तो 2r कितना होगा 100/π। ठीक है, तो यही मेरा डायमीटर होगा। अच्छा आप देखिए ये डायमीटर जो है ये एक्चुअली स्क्वायर का डायगोनल का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला a√2। ठीक है, तो साइड क्या हो जाएगा 100/√2π। अब 100 को हम लोग 15 to 2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक रूट टू कैंसिल हुआ, तो होना चाहिए 50√2/π। देखिए है यहाँ पे ऑप्शन 50√2/π, हाँ ऑप्शन सी। तो ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 40 में। देखिए ये बेसिकली यहाँ पे एक्सपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि 3 to the power x plus y equal to 243। तो 243 कौन सा पावर है, 3 का 5th पावर है। तो अब बेस दोनों साइड में सेम हो चुका है, पावर्स भी सेम होंगी, मतलब x plus y मेरा कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए सेम चीज, तो ये हो गया 3 to the power 5 और वहां पे x minus y था वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और राइट साइड में है 3 जो कि पावर हो गया 1, मतलब 5 इंटू एक्स माइनस वाई हो गया 1, तो x माइनस वाई हो जाएगा 1/5। तो दो इक्वेशन हमको मिल चुका है, बस दोनों को ऐड कीजिए। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, अच्छा ऐड भी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ऑब्वियसली मेरा कितना यहाँ पे कितने अननोन्स के वैल्यू निकलने वाले हैं, 2 निकलेंगे, करेक्ट। सो नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा है तो 2 होगा यहाँ पे, so it will be 2, 40 का 2 होगा, मतलब आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। ठीक है, तो मेरा सेक्शन ए और सेक्शन बी हो चुका है कंप्लीट। अब मेरे को हम लोग को बस 2 केस स्टडी सॉल्व करने हैं और फिर हम लोग इसको पेपर को कंक्लूड करेंगे और इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए पहले स्क्रीन को कर लेते हैं क्लियर। तो मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ स्क्रॉल डाउन और पहले हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये जो फिगर है यहाँ पे मेरे पास एक डाइविंग बोर्ड है और वहां पे एनी जो है वो वहां से जंप कर रही है। तो आप देख सकते हैं जंप पोजीशंस दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि उसका जो हाइट है वाटर लेवल के ऊपर वो इस पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, जो कि हम लोग को दिया हुआ है। तब इसके ऊपर बेस करके हम लोग को 5 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, के का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए बहुत ही इजी तरीके से हमको सोचना है, हाँ ज्यादा मुश्किल बनाना नहीं है। ठीक है, अच्छा हमको अब क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है। अच्छा अगर के का वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ चुके होंगे कि यहाँ पे जो हाइट है 48 कब था, जब वो कि डाइविंग बोर्ड पे था। तो डाइविंग बोर्ड पे कब था, जब उसने स्टार्ट ही नहीं किया, मतलब टाइम जब जीरो इनिशियली टी, जब टी जीरो था। तो हम पहले टी को जीरो सब्स्टिट्यूट कीजिए और हाइट को सब्स्टिट्यूट कीजिए 48। तो 48 यहाँ पे देखिए, टी अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो पहला दो टर्म जीरो हो जाएगा, तो के हो जाएगा 48, मतलब आंसर हो गया 48। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल। अब देखिए अब वो अगर पूल में टच कर दिए, इसका मतलब तब हाइट मेरा जीरो होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी वाटर लेवल में टच हो रहा है। ठीक है, मतलब h हो गया मेरा जीरो। ठीक है, तो -16t² प्लस 8t, के मेरा ऑलरेडी मुझको पता है। ठीक है, यहाँ से शायद से 8 कॉमन, हाँ 8 को कॉमन, -8 कॉमन ले लीजिए, तो इक्वेशन हो जाएगा 2t² माइनस t माइनस 6 इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं।
और फिर t का जो वैल्यू वो हम लोग देखेंगे, तो 2t कॉमन लेंगे, t माइनस 2 और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो t माइनस 2 इक्वल टू 0। दो फैक्टर होंगे t माइनस 2 और 2t प्लस 3, ठीक है। तो मतलब मेरे पॉसिबल वैल्यूज जो t के हैं वो हो जाएगा 2 या माइनस 3/2। अब नेगेटिव तो टाइम हो नहीं सकता, तो मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड्स। सो 2 सेकेंड्स ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं बाकी के 3 जो क्वेश्चंस हैं इस केस स्टडी का, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। तो रीता का जो हाइट है, तो अगर बोल रहा है कि अगर दूसरे पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट होता है जिसके जीरोस है -1 और 2, तो फिर यहाँ पे कौन से पॉलिनोमियल होने चाहिए। तब बस देखिए यहाँ पे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है वही आपका होगा, ठीक है। तो देखिए जीरोस का अगर ऐड करेंगे तो 1 होगा, 1 मतलब b बाई अब कौन सी इक्वेशन में b डिवाइडेड बाई a मेरा 1 हो रहा है ये हमको देखना है, ठीक है। ये तो हो गया मेरा पहला चीज, और जिसका प्रोडक्ट करेंगे तो होगा -2, मतलब c बाई a का वैल्यू भी -2 होना चाहिए। अब ये सिर्फ मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ही इक्वेशन एक ही पॉलिनोमियल की हो रहा है, वो है ऑप्शन डी के लिए, तो मेरा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है। बट इसी के लिए ये दोनों कंडीशंस हो रहे हैं सेटिस्फाइड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 44 में। यहाँ पे बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोस जो है वो 1 है, ठीक है, मतलब माइनस बी बाई ये 1 है और प्रोडक्ट है -6, ठीक है। तो फिर ये कौन सा होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, वही सेम टेक्निक देखिए आप किसके लिए सेटिस्फाइड हो रहा है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा ये वाला है इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए माइनस बी बाई ये होगा -8 बाई -8 मतलब 1, और 48 बाई -8 रहेगा -6, मतलब दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। The zeros of the polynomial this are negative of each other, then k is how much? अच्छा, नेगेटिव ऑफ ईच अदर का मतलब सिंपल है, अगर नेगेटिव ऑफ ईच अदर है इसका मतलब है कि जब भी हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि नेगेटिव ऑफ ईच अदर है। सम जीरो होगा तब कौन से केस में सम जीरो होगा, मतलब जब मेरा t का जो कोएफिशिएंट है वो जीरो होगा, मतलब k माइनस 3 जीरो होगा, और ये कब जीरो हो सकता है, जब k होगा 3, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं केस स्टडी 2 में। देखिए ये मेरा यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और उसके ऊपर बेसिस करके हमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग को पूछने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है, तो चलिए इसमें देखते हैं। पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड हम लोग को पूछ रहा है यहाँ पे, तो ऑफ ई एच जी। अच्छा, ई का पहले कोऑर्डिनेट देख लीजिए, ई का मेरा कोऑर्डिनेट कितना है 2 1, ठीक है। अच्छा, एच का मेरा कोऑर्डिनेट कितना है, एच का कोऑर्डिनेट है -2, 4, और मेरा जे का कोऑर्डिनेट कितना है, जे का कोऑर्डिनेट है -2, -2। इस ट्रायंगल का सेंटर मतलब डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, मतलब हो गया, इन तीनों को ऐड करेंगे तो -2/3, और y1 y2 + y3 मतलब 5 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 3 मतलब हो जाएगा 1, सो -2/3 1, मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला बोल रहा है कि if a player P needs to be at equal distance from A and G such that A, P, G are in a straight line, the position of P will be given by, मतलब P उन लोग जो बोल रहे हैं उस हिसाब से P मेरा A और G का होना चाहिए मिड पॉइंट। तो A का मेरा कोऑर्डिनेट क्या, देखिए A मेरा, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ तो फिर यहाँ से क्लियरली दिखेगा। देखिए A मेरा ऊपर यहाँ पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट मेरा कितना है, देखिए A का मेरा कोऑर्डिनेट हो रहा है 3,6, ठीक है, और G का मेरा कोऑर्डिनेट है 1, -3, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा फिर, एवरेज x पार्ट्स का हो जाएगा 2 और y पार्ट्स का होगा 3/2, मतलब 2, 3/2 जो ऑप्शन जहां पे होगा वही हमारा होना चाहिए करेक्ट। तो देखते हैं कहां पे, तो 2, 3/2 मेरा हो रहा है ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन सी हो गया हम लोग का यहाँ पे करेक्ट, ठीक है, ओके। तो 47 तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। बोल रहा है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आई एंड ई, ठीक है। तो आई और ई से इक्विडिस्टेंट, अब देखिए इसका पूरा लेंथ हो रहा है 3 यूनिट्स, तो बीच में होगा जबकि जो कि 1.5 होगा फ्रॉम ईच साइड, तो ये वाला पॉइंट होना चाहिए एक्स एक्सिस पे, मतलब ये हो जाएगा आपका हाफ जीरो है पहला ऑप्शन, तो आंसर होगा हाफ जीरो, ठीक है, क्लियर। तो बस लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी है, जल्दी से इनको करेंगे। चलिए नेक्स्ट हो रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 49।
What are the coordinates of the position of a player such that the distance from K is twice the distance from E? मतलब Q जो है वो K लाइन को 2:1 के रेशियो में कर रहा है डिवाइड, ठीक है, यही बोलना चाहते हैं। और तीनों एक लाइन में ये भी बोला हुआ है। तो हम लोग Q का अगर हमको किसका निकालना है, हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट Q का, तो हमारे पास कुछ नहीं, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है इसमें, और कुछ करना है नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप पहले K और E का कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए। K का कोऑर्डिनेट्स मेरा यहाँ पे है, आपके पास है -4 1, और E का कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपका हो जाएगा 2, 1। तो बस सिंपली सेक्शन फॉर्मूला यूज कीजिए। सो mx2 मतलब हो जाएगा 4 प्लस nx1 मतलब -4 डिवाइडेड बाय 2 + 1 कॉमा, और nx1 तो आपका हो जाएगा, सॉरी ny2 मतलब आपका हो जाएगा ये my2 मतलब 2 × 2, और ny1 मतलब आपका हो जाएगा 1/2 + 1। तो हो जाएगा आपका 0,1। तो 0,1 जहाँ पे होगा वो हमारा होना चाहिए आंसर। 0,1 देखिए कहाँ पे है, 0,1 है ऑप्शन बी, मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं। The point on y-axis equidistant from B and C. तो B और C से कौन सा equidistant है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। B और C से equidistant, ठीक है। तो B और C टोटल देखिए लेंथ क्या है, टोटल 4 है, बीच में है, तो यहाँ पे होना चाहिए मतलब 0,1 होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 0,1 कौन से ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। 0,1 है ऑप्शन डी, मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये था आपका पूरा सैंपल पेपर, ठीक है, ओके। अब स्टैंडर्ड पूरा एमसीक्यू पेपर देखने के बाद आई होप कि आपको ये आइडिया हो गया हो कि सीबीएसई पर किस टाइप के क्वेश्चंस देने वाले हैं। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मेट जो भी आपने भी देखा इस पेपर में उसको फॉलो कीजिए, और हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग को फुल 40 आउट ऑफ 40 मिले। ओके, तो आज इस वीडियो में इतना तक। बाकी और यूजफुल वीडियोस को देखते रहने के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। मैं हूं माइकल दत्ता, आप लोग देख रहे हैं गणित मैट्रिक्स। अब हर सवाल होगा